जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल डीबी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बेसिकली कल बात करंट और चार्ज को लेके हुई थी और आज हम बात करेंगे इसके आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। चलिए ठीक है बेटा, फिजिक्स में आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है वास्तव में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव क्या होता है? तो यहां पर दो चार्ज होते हैं, यहां पर दो चार्ज होते हैं, सेम होते हैं, उनका सिर्फ नाम क्या है, अलग किया गया है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये प्लस क्यू लिखा है तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहां पर प्लस का अगर क्यू नॉट लिखा हुआ है, ये टेस्ट चार्ज होता है, ये टेस्ट चार्ज होता है। जो हमारा प्लस क्यू होता है इसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और जो हमारा क्यू नॉट होता है इसे टेस्ट चार्ज बोला जाता है, इसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। यानी बेटा बात कहें तो इसे परीक्षण आवेश भी कहा जाता है, इसे परीक्षण आवेश भी कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन का मीन्स कैसे इसको लर्न करना है, कैसे इसको समझना है। तो यहां पर मान लीजिए अननोन एक अननोन प्लेस है, अननोन प्लेस है। जैसे मान लीजिए इन्फिनाइट यानी अनंत, मान लीजिए क्या बेटा, मान लीजिए अनंत। यहां पर मान लीजिए कोई अननोन प्लेस है यानी कोई अनंत है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज यानी बेटा क्यू नॉट रखा हुआ है। तो यहां पर तुम क्यू नॉट भी रख सकते हो और प्लस का क्यू भी रख सकते हो, दोनों मान चलिए बेटा क्या सेम ही होते हैं, सिर्फ कहने का मीन्स क्या अलग अलग होता है। और यहां पर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी बेटा बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहां तक क्या है, करंट को महसूस किया जा सके या उसके प्रभाव को जाना जा सके, तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में हम आगे जानकारी करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। अब तुम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाओ या वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पॉइंट पे लाओ, बात वही चीज है। तो बेटा क्या कहेंगे, आनंद से किसी परीक्षण आवेश को, आनंद से किसी परीक्षण आवेश को, आनंद से किसी परीक्षण आवेश को, आनंद से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य तथा स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को, तथा स्वयं परीक्षण स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को, स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को, स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अब मान चलिए बेटा क्या है, यहां पर आनंद से यानी पॉजिटिव चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, आनंद यानी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य तथा स्वयं परीक्षण आवेश क्यू नॉट, स्वयं परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। चलिए ठीक है, इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसे कैपिटल वी से भी प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा बात करते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। अगर इसके मात्रक की बेटा बात करें तो इसका मात्रक बेटा जो होता है वो जूल पर कूलम्ब या फिर कह सकते हैं वोल्ट होता है, जूल पर कूलम्ब या वोल्ट होता है। और वोल्टेज बेटा क्या कह सकते हैं, एक अदिश राशि होती है।
विभव एक अदिश राशि होती है। विभव एक अदिश राशि होती है। तो बेटा बात करेंगे, मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है। तो आनंद से किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को, आनंद से किसी परीक्षण आवेश बेटा Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाओ या वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पे लेके आओ, बात वही चीज है। तो आनंद से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, आनंद से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा स्वयं परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक जूल पर कूलम्ब या वोल्ट होता है और विभव एक अदिश राशि होती है। क्लियर बेटा? साथ में मेरे नोट्स भी बनाते चलिए। ये पिछली बार ही 2022 में वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की डिफिनेशन पूछी गई थी आपकी प्रीवियस ईयर पेपर में। तो आई होप आगे चलिए। थैंक यू बेटा। चलिए ठीक है, अब बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है माय सन। तो यहाँ पर वहां पर अनंत था प्लेस, मगर यहाँ पर तुमको पता है, तुमने बेटा क्या मान लीजिए, यहाँ पर ए बी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ए बी कोई वैद्युत परिपथ है। बेटा क्या है, ए बी कोई क्या है, वैद्युत परिपथ है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी क्यू नॉट भी रख सकते हो और प्लस का क्यू भी रख सकते हो। मान लीजिए, माना ए बी कोई वैद्युत परिपथ है और ए बिंदु पे बेटा प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है। तो इसमें फिर वही डिफिनेशन बोलेंगे, किसी बेटा किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बेटा धीमे धीमे ले जाएंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे कि माना किसी वैद्युत परिपथ में, माना किसी वैद्युत परिपथ में प्लस क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को, स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। क्लियर बेटा? अब बेटा इसका फॉर्मूला बेटा जो होगा, वी ए डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम्ब। इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम्ब, या और कर सके वोल्ट भी होता है। तो बेटा फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, क्या बोलेंगे, माना किसी वैद्युत परिपथ में, माना किसी वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा स्वयं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। इसे वी ए डिफरेंस वी बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, इसका भी मात्रक वही सेम होता है, जूल पर कूलम्ब या वोल्ट, ये भी एक अदिश राशि होती है। अब कुछ हमारे ओल्ड के छोटे छोटे मतलब कह सकते हैं वैल्यू होते हैं, मात्रक होते हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर, एक मिली वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं बेटा, एक मिली वोल्ट में, एक मिली वोल्ट में कितने बेटा वोल्ट होते हैं। तो बेटा एक मिली वोल्ट में 10 की पावर माइनस का 3 वोल्ट होता है। ये पहला है। अगर कोई पूछ ले कि माइक्रो एक माइक्रो वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, तो एक माइक्रो वोल्ट में 10 की पावर माइनस का 6 वोल्ट होता है। अगर पूछ ले कि एक मेगा बेटा माइक्रो छोटा होता है, मेगा बड़ा होता है, एक मेगा वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, तो 10 की पावर प्लस का 6 वोल्ट हो जाएगा। अगर पूछ ले कि एक किलो वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, एक किलो वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, एक वोल्ट में कितने किलो वोल्ट होते हैं, यानी एक किलो वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, 10 तो 10 की पावर माइनस 6 का
वोल्ट होता है। 10⁻⁻6 वोल्ट होता है। 1 किलो वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं? 10⁻⁻6 वोल्ट होता है। तो ये बेटा रहा वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की डिफिनेशन। में कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या कहेंगे बेटा? इसमें ए बी, मान लीजिए कोई वैद्युत परिपथ है, यहाँ पे परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क तथा इसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। उसमें बेटा क्या अननोन प्लेस था? इसमें आपको पता है कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है। दैट इज क्लियर? चलिए ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं। ओम्स की रूल पे चलते हैं। चलिए बेटा, ओम्स का नियम क्या होता है? तो बेसिकली आज हम ओम्स के रूल्स की बात करेंगे और ओम्स का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, ये कई बार आया हुआ है। तो बेटा बात करते हैं ओम्स का रूल क्या होता है। चलिए ठीक, ओम्स का रूल क्या होता है? तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? तो बेटा ओम्स एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने प्रतिरोध को लेके कुछ जानकारी दी। तो बेसिकली बेटा ओम के नियम की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए कोई चालक तार है, यहाँ पर मान लीजिए कोई क्या है? चालक तार है, कोई चालक तार है, कोई कंडक्टर वायर है। तो बेटा क्या बोलेगी कि हमारे ओम साहब ने ये कहा है कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए। अब बेटा भौतिक अवस्था होती क्या है वास्तव में? तो बेटा ताप दाब घनत्व। बेटा क्या? ताप दाब घनत्व। ताप दाब घनत्व में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में प्रवाहित धारा तो चालक में प्रवाहित धारा चालक में प्रवाहित धारा तथा चालक के सिरों के बीच चालक के सिरों के बीच तथा चालक के सिरों के बीच चालक के सिरों के बीच चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। ओम्स लॉ कहा जाता है, इसे ओम्स का नियम कहते हैं। तो V अपॉन आई बराबर कितना हो जाएगा? एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट का बेटा नाम दे दिया गया है V अपॉन आई बराबर कितना हो जाएगा? ये R के हो जाएगा, ये R के इक्वल हो जाएगा। यही ओम्स का नियम है। मतलब कहने का मतलब है जो प्रतिरोध होता है वो धारा का हमेशा विरुद्ध करता है, यानी विरोधी होता है। भाई किसी का डिवाइस का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट को बेटा क्या करता है? फ्लोइंग से कर रोकता है। तो बेटा बात इसमें फिर वही बात इसमें बताई गई है कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तथा चालक में ताप दाब घनत्व में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में प्रवाहित धारा तथा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को या फिर कि उसका अनुपात क्या है? नियत रहता है। उसका अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। उसका अनुपात कांस्टेंट रहता है। तो इसे बेटा क्या बोलते हैं? ओम्स का नियम कहा जाता है। V अपॉन आई बराबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट को बेटा आर का नाम दे दिया जाता है। तो V अपॉन आई बराबर आर, यही बेटा ओम्स का नियम है। अब ओम्स का नियम बेटा क्या होता है? ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब नंबर 1 बात करेंगे यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब ओम्स का नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है तो बेसिकली इसको हम आगे बताएंगे।
अब नंबर 1 बेटा बात करेंगे ओम्स का नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओम्स का नियम किन कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। तो नंबर 1 बेटा बात करेंगे यानी चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के लंबाई पर भी निर्भर करता है। तो ओम का नियम केवल, अगर बात करें तो ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए, धात्विक चालकों के लिए, धात्विक चालकों के लिए, धात्विक चालकों के लिए सत्य है, धात्विक चालकों के लिए सत्य है, धात्विक चालकों के लिए सत्य है। मतलब जो धात्विक चालक होते हैं, जो मेटेलिक वायर होते हैं, उन्हीं पे ओम्स का रूल फॉलो करता है, बाकी ओम्स का रूल फॉलो नहीं करता है। और दूसरी बेटा बात करते हैं जो ओम्स का नियम होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक के ताप पर निर्भर करता है, चालक के ताप पर निर्भर करता है, चालक के ताप पर निर्भर करता है। तो बेटा कहने का मतलब यह है किसी तुम चालक का, अगर तुम किसी चालक का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, अगर तुम चालक का टेम्परेचर कम करते हो तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था, इफेक्टिव पूछा जाता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी चालक का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसके प्रतिरोध पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बेसिकली कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर किसी चालक तार का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरी बेटा बात करते हैं जो चालक तार का प्रतिरोध होता है, जो चालक तार का प्रतिरोध होता है, जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वह चालक के वह चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर तुम चालक जितना अच्छा लोगे उतना करंट बहुत तेजी से क्या करेगा, प्रवाहित होगा, और प्रतिरोध उसमें जो कह सकते हैं प्रतिरोध या कह सकते हैं प्रतिबाधा, दोनों एक ही होते हैं, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही बेटा ओम्स का नियम है। और एक क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, यदि यदि धारा और धारा और विभव, धारा और विभव के बीच, विभव के बीच एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष सापेक्ष ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक कह सकते हैं सरल रेखा, सरल रेखा, या इसको ब्रैकेट में रेखीय रेखा भी कह सकते हैं, एक सरल रेखा या एक रेखीय रेखा प्राप्त होती है। तो ये बेटा था ओम का नियम। और ओम का नियम का सत्यापन बेटा आता है, तो बेसिकली उसके बारे में भी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले हम ओम्स का रूल्स जान लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। तो बेटा क्या बोलेंगे, ओम का नियम क्या होता है, मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। जो ओम्स का नियम जो होता है, तो बेटा क्या बोलेंगे, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, जैसे ताप दाब घनत्व में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक में प्रवाहित धारा तथा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को वैद्युत के अनुपात को ओम्स का नियम कहा जाता है। अब जो ओम्स का नियम जो होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर, यह ओम्स का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, ओनली फॉर मेटेलिक नेचर के लिए सिर्फ फॉलो करता है, बाकी अन्य बॉडी के लिए फॉलो नहीं करता है। और दूसरी बात करते हैं, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के ताप पर निर्भर करता है,
और जो चालक तार का जो बेटा प्रतिरोध होता है वह चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि धारा और विभव के बीच यदि धारा और विभव के बीच यदि धारा और विभव के बीच यानी एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष अगर तुम ग्राफ खींचते हो तो आपको एक सरल रेखा या रेखीय रेखा प्राप्त होती है। चलिए ठीक है, इसका बेटा देखते हैं कैसे इसका ग्राफ बनता है। ये बेटा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 2 मान लीजिए, और यहाँ पे बेटा मान लीजिए 4 मान लीजिए। यहाँ पे बेटा क्या है 4 मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए बेटा क्या हो जाएगा, ये 8 मान लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए बेटा क्या हो जाएगा 8 मान लीजिए, या फिर कह सकते हैं 12 मान लीजिए, यहाँ पे 6 मान लीजिए, और यहाँ पे क्या मान लीजिए 12 मान लीजिए। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये करंट है और ये क्या बेटा है, वोल्टेज है। ये वोल्टेज वर्सेस है, तो ये वोल्टेज का ये ग्राफ है, और इधर ये क्या बेटा, ये धारा का है या करंट का है। तो इसके बीच एक बेटा जो रेखा प्राप्त होगी वो सरल रेखा प्राप्त होगी, यानी बेटा आपके हर पॉइंट्स पर बेटा जो v अपॉन आई का मान जो आएगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। जैसे बेटा v अपॉन आई है तो बेटा क्या करंट कितना है बेटा, देखो हर पे आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो देखो करंट कितना हो जाएगा। अगर मैं प्रतिरोध की बात करूँ तो v अपॉन आई हो जाएगा। अगर मैं देखो 2 है तो बेटा यहाँ पे 4 है, तो 4/2 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 4/8 करता हूँ तो बेटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं 6 कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 8/4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 12/6 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 2 का 4 यानी 2, यानी बेटा क्या 8 का 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2 आएगा। यानी हर पॉइंट्स पर आपका जो बेटा क्या है, जो कांस्टेंट टर्म्स यानी v अपॉन आई का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा, सॉरी 2 आ रहा है। तो बेटा क्या है, आपको एक यही पॉइंट्स मिलकर एक सरल रेखा का निर्माण कर देते हैं। इसलिए जब भी पूछा जाए आपसे कि अगर धारा और विभव के बीच या धारा और विभव के बीच बेटा ग्राफ खींचने पर आपको क्या प्राप्त होता है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे एक सरल रेखा प्राप्त होती है और एक रेखीय रेखा प्राप्त होती है। इन दोनों का नाम एक ही होता है, सिर्फ कहने का मीन्स क्या होता, अलग अलग होता। चलिए ठीक है, हम आइए बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन की बात करेंगे। या प्रतिरोध जो बेटा वो ओम का नियम होता है वही प्रतिरोध होता है। चलिए हम प्रतिरोध की बात करेंगे, फिर प्रतिरोधों के संयोजन की बात करेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन वास्तव में होता क्या है, इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। घरेलू वायरिंग बेटा क्या है, समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी बोल सकते हैं, यानी समांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में कैसे देखते हैं उसके बारे में जानकारी हम अब जरूर करते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है बेटा, प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है या रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बेटा प्रतिरोध जो होता है हमारा, यानी बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस यानी बेटा क्या प्रतिरोध क्या होता है। तो बेटा वही बात कहेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई चालक तार ले लिया, अभी आपने क्या ले लिया बेटा, चालक तार ले लिया आपने, कोई चालक तार। तो जब किसी चालक तार में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो चालक में प्रवाहित धारा तथा सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रतिरोध कहा जाता है। इसका जो मात्रक जो होता है वो ओम होता है। इसका मात्रक जो बेटा होता है वो ओम होता है। इसका मात्रक ओम होता है। अब ओम में बेटा क्या है, एक मेगा ओम में कितने ओम होते हैं। तो बेसिकली बेटा बात करेंगे 10 की पावर प्लस का बेटा क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। और अगर कोई एक माइक्रो ओम में, एक माइक्रो का सिंबल ऐसे बनता है, माइक्रो ओम में
एक माइक्रो ओम में कितने ओम होते हैं? तो बेटा आप कहेंगे 10 की पावर माइनस का 6 ओम होता है। और एक मिली ओम में कितने ओम होते हैं? एक मिली ओम में कितने ओम होते हैं? तो 10 की पावर माइनस का 3 ओम होता है। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।